हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी का पूरा सिलेबस दोस्तों। और ये यूपीपीएससी के सिलेबस का जो है 7th वाला टॉपिक जब आप उठा के देखेंगे 7वां टॉपिक ये पूरा का पूरा इस लेक्चर में मिल जाएगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, लॉन्ग होगा, तो प्लीज़ इस लेक्चर में बने रहें। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके मोटिवेशन के कारण ही मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। साथ ही जिनको ये पीपीटी चाहिए, क्योंकि आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होने वाला है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। डेमोग्राफी एंड अर्बनाइजेशन। Demography and urbanization are critical factors of town planning. They play a significant role in shaping the growth of infrastructure, quality of life in urban areas. Here overview how these factors important in town planning. तो डेमोग्राफी मतलब जो शहर में जो पॉपुलेशन रह रही है वो, और अर्बनाइजेशन का हिंदी में जो मतलब होता है शहरीकरण। क्या होता है? शहरीकरण, है ना। ये दोनों जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टाउन प्लानिंग के, कह सकते हैं क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम जनरेशन होती है वो इन्हीं के कारण होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन के कारण। तो आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो इसमें आता है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डेमोग्राफी द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफी का अर्थ क्या होता है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन ऑन द साइज, age, gender and other characteristics of population. Town planners use this data to estimate future population growth and distribution, which is crucial for determining the capacity and needs of the town infrastructure, including housing, transportation and public services. तो दोस्तों होता क्या है, जब हम एज ए प्लानर की तरह काम करते हैं, एज ए टाउन प्लानर की तरह काम करते हैं, तो कहीं जगह पर जो सिटी है वहाँ पर अलग अलग जो पॉपुलेशन ग्रोथ के मेथड हैं, है ना। जनरली हम सिविल इंजीनियरिंग के, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पॉपुलेशन ग्रोथ के अलग अलग मेथड पढ़ते हैं, जिसमें अर्थमेटिक मेथड होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड होता है, एक्सपोनेंशियल मेथड होता है ना, एक्सपोनेंशियल मेथड होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सूरत सिटी का। गुजरात में एक सिटी है सूरत सिटी। 2008 या 10 में जब उसकी पॉपुलेशन चेक की गई तो लगभग वो 20 लाख के आसपास थी, 20 लाख। और 2020 में जब वो पॉपुलेशन चेक की गई तो वो थी लगभग 57 लाख के आसपास। तो यहाँ पर देखिए 20 से 57 लाख विद इन 10 ईयर्स 8 ईयर्स, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण जो है पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो सकती है। अब एज अ टाउन प्लानर हमें उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। हाउसिंग एंड लैंड यूज। अर्बनाइजेशन ऑफन लीड्स द इंक्रीज डिमांड ऑफ हाउसिंग। ऑब्वियसली बात है, जब भी अर्बनाइजेशन शहरीकरण होगा तो हाउसिंग और लैंड यूज की डिमांड बढ़ेगी। टाउन प्लानर्स नीड टू असेस द हाउसिंग नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, प्लान फॉर एडिक्वेट अप्रोप्रिएट हाउसिंग ऑप्शन। दे मस्ट कंसिडर फैक्टर्स सच एज अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड जोनिंग रेगुलेशंस। तो हमें अलग अलग जोनिंग रेगुलेशंस भी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर रेजिडेंशियल जोन है, केवल घर ही बनेंगे, इंडस्ट्री नहीं लगेगी। इसके अलावा हाउसिंग की बात करते हैं तो वो अर्बनाइजेशन जो है हम लोग बात कर रहे हैं कि एप्रोप्रिएट हाउसिंग ऑप्शन हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, या तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, है ना। तो अलग अलग सिंगल हाउस बोल सकते हैं 1 BHK हाउसेज आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एज अर्बनाइजेशन इंक्रीज द स्ट्रेन ऑन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो ग्रो। डेमोग्राफिक डाटा हेल्प टाउन प्लानर डिजाइन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड यूटिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगा, तो हमें वाटर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है ना। वाटर सप्लाई हमारी अफेक्ट होगी इससे। सीवेज जो हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है वो अफेक्ट होगा। वेस्ट मैनेजमेंट पे हमें काम करना पड़ेगा, पावर सप्लाई पे हमें काम करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे हमें काम करना पड़ेगा। Social services. The demographic composition of a town, such as age groups and income levels, influence the demand for social services like school, healthcare facilities, recreational area. Town planners use demographic information to allocate resources and plan for these adequately. तो सोशल सर्विसेज जो भी होती है, जैसे स्कूल्स हो गए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गए, रिक्रिएशनल एरियाज़ हो गए, इनको भी हमें बढ़ावा देना पड़ेगा और इनके लिए हमें अलग से लैंड एलोकेट करनी पड़ेगी। Environmental consideration. Urbanization impacts the environment. Town plan must consider the environmental implication of population growth, such as increased energy consumption, pollution and waste generation. जैसे जैसे pollution आपकी इंक्रीज होगी तो एनर्जी कंजप्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा, वेस्ट जनरेशन है वो भी इंक्रीज होगा आपका, है ना। वेस्ट जनरेशन इंक्रीज होगा, पोल्यूशन, एनर्जी कंजप्शन, ये सब बढ़ेंगे। डेमोग्राफी कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दीज पैटर्न एंड मेकिंग सस्टेनेबल डिसीजन। तो डेमोग्राफी के थ्रू हम किस एरिया में जो है पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, किस कारण से बढ़ रही है,
उसको लेकर हम इन्फॉर्म डिसीजन, सस्टेनेबल डिसीजन बना सकते हैं कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो और हम उस पर काम कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक्स प्ले ए रोल इन द इकोनॉमिक वाइटलिटी ऑफ टाउन। Town planners need to understand the skill and employment needs of the population to attract business and stimulate economic growth. The composition of population may also affect retail and commercial development. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पर रिटेल प्राइसेस भी अफेक्ट हो सकती है और जो कमर्शियल प्राइसेस है, कमर्शियल डेवलपमेंट है, वो भी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, टाउन नीड टू अंडरस्टैंड स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन टू अट्रैक्ट बिजनेस एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमें अलग अलग स्किल सेट्स और एम्प्लॉयमेंट की जरूरत रहेगी ताकि हम बिजनेस को अट्रैक्ट करें और हमारी सिटी की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी डेवलप कर पाएँ। Social inclusion and equity. Demographic data helps in identifying vulnerable, understand population within a town. Town planner can use the information to promote social inclusion, equity in their planning, ensuring that everyone has access to resources and opportunities. मैं कई बात बता रहा हूँ कि सभी को हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, सभी के लिए इक्वलिटी है। एक गार्डन है, एक पार्क है, तो वहाँ पर गरीब भी आ सकता है और अमीर भी आ सकता है। उसके एक मिनिमम प्राइस जो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं ताकि सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। Crisis planning. Demographic is crucial in emergency and disaster planning. Knowing the population size and distribution aids developing evacuation plan, emergency services and disaster response strategies. जिन cities में बहुत ज़्यादा population होती है वहाँ पर डिज़ास्टर अगर किसी कारण से आ जाता है, डिज़ास्टर कौन कौन से हो गए, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, है ना, और कोई सा मान लीजिए आप लैंडस्लाइड हो गया, इस टाइप का अगर डिज़ास्टर वहाँ पर आ जाता है तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान आपका रेडी होना चाहिए, इमरजेंसी सर्विसेज आपकी रेडी होना चाहिए, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो आपकी रेडी होनी चाहिए और उस पर बोल सकते हैं ये एक डेमो भी हो जाना चाहिए। इस टाइप की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब उस रेशो में आपको रिसोर्सेज अलोकेट करने पड़ेंगे। Long term planning, town planning is not just about short term situation but also about creating sustainable and livable communities for future. Demographic helps town planner to make informed decision for the long term, taking into account प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन चेंजेस। जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो टाउन प्लानर्स को उसके अकॉर्डिंग वो एक अपना इन्फॉर्म डिसीजन बना सकते हैं कि हम आगे के लिए क्या मेजर्स करें, लॉन्ग टर्म में हम क्या। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है जैसे सीवेज सिस्टम होता है। मान लीजिए आपने जो सीवेज सिस्टम पहले आपके सिटी की पॉपुलेशन जो थी वो 10 लाख थी, है ना। अब आपने सोचा कि अगले 30 ईयर्स के लिए मैं सीवेज सिस्टम प्लान करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ मेथड से भी अगर मैं करूँगा तो अगले 30 ईयर में मेरी पॉपुलेशन जो है 60 लाख के आसपास हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ गई, कोई बूम आ गया, कुछ इस कारण से पॉपुलेशन जो है अगले 10 सालों में 60 लाख हो गई, तो वहाँ पर हमें जो है हमारा सीवेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम जो नालियाँ होती हैं अंडरग्राउंड नालियाँ होती हैं, तो उसको हमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। Study of population known as demography is a multidisciplinary field that focus on understanding various aspects of human population. Human population के अलग अलग it involves systematic collection, analysis and interpretation of data related to population size, distribution, composition, growth and other demographic characteristics. पॉपुलेशन की स्टडी हमें करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी एवरेज एज क्या है, पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं ज़्यादा है, किस कारण से जो वो पॉपुलेशन ग्रो हुई है वो किस कारण से हुई है, नेचुरल ग्रोथ है या फिर किसी इंडस्ट्री कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, है ना। इन सब के बारे में हमें स्टडी करनी पड़ेगी। डेमोग्राफी इसेंशियल फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग पॉलिसी डेवलपमेंट, रिसोर्स अलोकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग। तो सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे, रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल उनको अलोकेट करना और पॉलिसी बनाना, इन सब के लिए जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सच में मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। तो इस मोटिवेशन को प्रोवाइड करने के लिए मैं आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। Population size. Demography involves counting and estimation number of people in a particular geographic area, whether a city, region or country. This includes conducting census and survey to determine the current population size. Current population size को determine करने के लिए हम हमेशा सेंसस डाटा हर 10 साल में जो है इंडियन गवर्नमेंट सेंसस का डाटा जो है वो आपको मतलब कलेक्ट करती है। जैसे अभी जो करंट डेटा क्या है तो 1.44 अरब मतलब 144 करोड़ लोग हैं हम अभी के अकॉर्डिंग। सेंसस की साइट भी आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, डेली वो डाटा कम ज़्यादा होता रहता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इट एग्जामिन्स हाउ द पॉपुलेशन इज स्प्रेड अक्रॉस द गिवन एरिया, दिस कैन हेल्प आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। तो पॉपुलेशन जैसे मेरी सिटी है, मैंने इसको अलग अलग जोन में डिवाइड कर रखा है, आप सभी को पता है ना। अब कौन से जोन में पॉपुलेशन जो है अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, तो उससे हमें क्या होगा कि वहाँ का जो एरिया है
उस एरिया में वो रीज़न जिस कारण से पॉपुलेशन बढ़ी है, पहला। दूसरा, पॉपुलेशन का स्प्रेड कैसा है, कि बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है ना, या बहुत ज़्यादा फैली हुई पॉपुलेशन है, दूर दूर घर हैं लोगों के लिए। तो उससे हमें अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन का पैटर्न पता लगा कि ये इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रखी है। Population composition. Demographer study the demographic characteristics of population such as age, gender, race, ethnically, marital status, educational level. This informed in crucial understanding of the social and economic structure of the population. तो आपके यहाँ पर population का composition कैसा है, 0 से लेके 18 साल तक के कितने हैं, 18 से 40 साल वाले कितने हैं, 40 से 60 वाले कितने हैं, 60 से 80, 90, 95 वाले कितने हैं, फिर वो मैन है या वुमेन है ना, फिर वो वर्किंग है या नॉट वर्किंग है। इस टाइप से आप जो है पॉपुलेशन का पूरा डेटा, मैरिड हैं या नॉन मैरिड है ना, वो डेटा आप कलेक्ट करेंगे, तो उससे क्या आपको इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपको पता लग जाएगा। Population growth and change. Demography explores factors affecting population growth, including birth rate, death rate, migration pattern. Understanding population dynamics is essential for predicting future trends and planning for the needs of changing population. अब आपके शहर, क्योंकि जनरली जो अर्बन प्लानर्स होते हैं या सिटी प्लानर्स होते हैं वो सिटी के अंदर ही काम करते हैं, तो अर्बन प्लानर्स को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी सिटी में जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ किस कारण से हो रही है, वो रीज़न आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कि बर्थ रेट बहुत अच्छी है, आपके यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, डेथ रेट अगर कम हो रही है तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो रखी है। माइग्रेशन के पैटर्न को समझना पड़ेगा, किस इंडस्ट्री के कारण कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, उनकी कितनी फैमिलीज़ जो है सिटी में आकर बस रही है, उन फैमिलीज़ के लिए कितने लोग जो हैं एक्स्ट्रा अपनी शॉप्स वगैरह लगा रहे हैं। तो उस पैटर्न को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. डेमोग्राफर्स एग्जामिन फर्टिलिटी रेट्स, फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रैक्टिसेस टू अंडरस्टैंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइन. Mortality and health. Analysis of mortality rates, life expectancy, cause of death is a key aspect of demography. It provides insights into overall health and well-being of the population. तो फर्टिलिटी जो वहाँ पर लोग हैं उनकी फर्टिलिटी रेट्स कैसी है, बच्चे उनके कितने बच्चे हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी है, लोग जो बीमार हो रहे हैं उनकी डेथ कैसी, डेथ रेट कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, कॉजेज ऑफ डेथ क्या है, हार्ट अटैक है, जो भी है वो सारी की सारी स्टडी भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. माइग्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पॉपुलेशन ग्रोथ का. और माइग्रेट करते करते अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं है ना, तो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँ, लंबे लंबे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका कोर्स थोड़ा सा जल्दी हो जाए. तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन बोथ इंटरनल एंड इंटरनेशनल इज इंपॉर्टेंट फॉर असेसिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन एंड बिटवीन रीजन्स. तो ये मेरी मेन सिटी है मान लीजिए. अब सिटी में क्या होता है कि माइग्रेशन हो रहा है ना, तो या तो वो किसी नोड से हो रहा है, किसी पास वाले गांव से लोग आ रहे हैं, रोजगार आते हैं और चले जाते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कॉरिडोर आपको अच्छे प्रोवाइड करने पड़ेंगे. अब कोई बड़ी फैक्ट्री है तो लोग यहीं बस गए इसके सराउंडिंग में, है ना, इस कारण से. और कितनी फैक्ट्रीज आपके यहाँ डेवलप होने के चांसेस हैं फ्यूचर में, क्या क्या उनकी प्लानिंग है ना, वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी. Population aging. With many countries experiencing aging population, demography plays a role in examining the implication of an older demographic structure, including healthcare, pension system and labor force dynamic. अब जैसे जापान का उदाहरण लिया जाए तो जापान में क्या है कि यंग लोगों की कमी हो गई अभी आजकल, बूढ़े लोग, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा जीते हैं. वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो वो 98 ईयर 100 ईयर्स इस टाइप से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है. तो वहाँ पर जो है 60 ईयर से ऊपर की जो पॉपुलेशन अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनके लिए हमें फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उस हिसाब से डेवलप करनी पड़ेगी, पेंशन सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे, सरकार को स्कीम्स बना के देनी पड़ेगी. हमारे यहाँ इतने पेंशनर्स हैं, लेबर फोर्स जो है मतलब काम करने वाले, उसके लिए डायनामिक्स को हमें चेक करना पड़ेगा. अर्बनाइजेशन. एज पीपल इंक्रीजिंगली मूव इन सिटीज, डेमोग्राफी इज इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन. तो शहरीकरण जैसे जैसे हो रहा है तो लोग सिटीज़ की साइड मूव करते हैं, उससे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलपमेंट करना पड़ता है, तो उसके हमें इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है और उस बारे में हमें पता होना चाहिए. अब नेक्स्ट आएगा पॉपुलेशन पॉलिसीज़. Governments and organizations use demographic data to develop policies related to family planning, healthcare, education and social
वेलफेयर आजकल क्या है कि गवर्नमेंट क्या करने लगी, इंश्योरेंस करने लगी है ना, अलग अलग मुख्यमंत्री बीमा योजना, इस टाइप की बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको देखने को आपको मिल जाती है। एजुकेशन के लिए जैसे 10वीं तक जो है बच्चों का खाना फ्री होता है। सोशल वेलफेयर के लिए एक आपको 8 रुपये में खाना मिल जाएगा, 10 रुपये में खाना मिल जाएगा। तो जिस हिसाब से वहाँ पॉपुलेशन होगा उस हिसाब से हमें पॉलिसीज अलॉट करनी पड़ेगी, बजट हमें उसी हिसाब से वहाँ पर अलॉट करना पड़ेगा। Economic and social impact. Demographic provides insights into economic and social consequences of changes in population structure such as dependency on ratio, labor force participation, economic productivity. तो डेमोग्राफी जो हमें एक प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, जैसे डिपेंडेंसी रेशियो कितना हो गया है, डिपेंडेंसी रेशियो लाइक एक मेंबर पे कितने लोग काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स का क्या पार्टिसिपेशन है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी कितनी है, कि ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन ही ग्रो हो रही है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं वो परेशानी का कारण बन सकती है। Environmental impacts. The study of population can also help assess the environmental impacts of human activities such as resources consumption and pollution. तो एनवायरमेंटल जो भी क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज का कंजप्शन ज़्यादा होगा, पोल्यूशन जो है वहाँ पर कौन कौन सा, वाटर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, डेमोग्राफर यूज डेटा एंड मैथमेटिकल मॉडल्स टू मेक प्रोजेक्शन अबाउट द फ्यूचर पॉपुलेशन। दीज प्रोजेक्शन आर वैल्यूएबल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन वेरियस सेक्टर्स। तो कैसे कैसे ग्रोथ होगी वाली है उस हिसाब से हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं, जिसमें एक आता है अर्थमेटिक मीन मेथड, ठीक है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इंक्रीज मेथड है ना, और आपका एक्सपोनेंशियल मेथड। या आप कई बार करते हैं कि दूसरी सिटी से कंपेयर, जो सिमिलर है ना, जैसे सिमिलर सिटी है उसके ग्राफ से आप कंपेयर करते हैं कि उसका ग्राफ ऐसा है और आपकी सिटी भी लगभग वैसी है, तो उसी हिसाब से आपका बढ़ेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी जो अपनी पॉपुलेशन है उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होने वाली है। स्टडी ऑफ डेमोग्राफी, दोस्तों डेमोग्राफी स्टडी वही पॉपुलेशन की स्टडी है, हमें पढ़ना पड़ेगा इस बारे में भी। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, और मैं ऐसे ही आपके लिए काम करता रहूँगा। ट्राई करूँगा कि आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर का 50-50, 100 क्वेश्चन का भी एक आपको सेट मिल जाए, ताकि आपको आपके मेन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। और आरपीएससी के 120 लेक्चर आपके चैनल पे पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप कभी भी जाकर चैनल पे। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि वो चैनल बार बार आपको दिखता रहे, घंटी बजा देना। द स्टडी ऑफ डेमोग्राफी इज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन दैट फोकस ऑन द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन की जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर वो फोकस करती है। पॉपुलेशन की डायनामिक्स कैसे चेंज हो रही है ना, प्ले क्रूशियल रोल अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स। कैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, तो पास्ट में क्या ट्रेंड था, अभी क्या ट्रेंड है, और फ्यूचर में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका क्या ट्रेंड होने वाला है, इसकी हमें पढ़ना होता है। इसमें स्टडी ऑफ डेमोग्राफी हम पढ़ते हैं। पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ, एक सेकंड, हाँ ठीक है। पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इंक्लूड्स द एस्टिमेटिंग ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्टिंग पॉपुलेशन नंबर ऑफ बेस्ड ऑन द बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन पैटर्न्स। तो आप क्या करते हैं, पॉपुलेशन साइज़ और ग्रोथ, मैंने आपको बताया ना कि हम लोग जैसे जैसे वहाँ की क्या बर्थ रेट है, क्या वहाँ की डेथ रेट है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारी जो पॉपुलेशन है उसको ग्रो करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, How population distribution, examining how populations are distributed across geographic regions and within countries is a fundamental aspect of demography. This includes urbanization trend and regional disparities. पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है ना, वहाँ पर्टिकुलर रीजन, अलग अलग रीजन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कंपोजिशन, डेमोग्राफर स्टडीज टू कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन इंक्लूडिंग एज, स्ट्रक्चर, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, इथनिसिटी एंड अदर सोशो डेमोग्राफिक फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या एज है उनकी। अब देखिए फर्टिलिटी स्टडीज फोकस ऑन बर्थ रेट, फैमिली साइज, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलिटी डिसीजन सच एज फैमिली प्लानिंग एंड
कल्चरल नॉर्म्स, जो भी कल्चरल हैं वहाँ का, कि एक बच्चे पैदा करने का, 2 बच्चे पैदा करने का कल्चर है, फर्टिलिटी रेट कैसी है, फैमिली के साइज़ क्या है, मोर्टेलिटी, लोग जो है, रिसर्च इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डेथ रेट्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, माइग्रेशन, द स्टडी ऑफ माइग्रेशन इंक्लूड internal and international migration patterns, reasons of our migration, impact of migration on both sending and receiving areas। तो कितने लोग आपके यहाँ से बाहर जा रहे हैं और कितने लोग आपके यहाँ पर आ रहे हैं, है ना, क्योंकि कुछ लोग काम करने बाहर भी जाएंगे, कुछ लोग काम करने आपकी सिटी में भी आएंगे, तो वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पॉपुलेशन एजिंग, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्थ केयर नीड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जो है अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है अकॉर्डिंग टू फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग। अर्बनाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड चैलेंजेस इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इज ए सिग्निफिकेंट एरियाज। ये हमें थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक है तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड रख रहा हूँ, आगे हम जो है थोड़ा सा और जो चेंजेस चीज़ें हैं, क्योंकि हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी लेक्चर में आगे की साइड आपको और थोड़ा सा अच्छे से देखने को मिलेगा टॉपिक के बारे में, क्योंकि हम एक एक टॉपिक के बारे में इसी पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। पूरे के पूरा जो आपका 7th वाला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अर्बनाइजेशन, मैंने आपको बताया कि अर्बनाइजेशन जैसे शहरीकरण जो हो रहा है उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना पड़ता है, रोड डेवलप करना पड़ता है, यूटिलिटीज़ डेवलप करनी पड़ती है। इकोनॉमिक डेमोग्राफी टू इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन चेंजेस, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रेशियो, इन सब के बारे में भी एज ए प्लानर्स को ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए ये कुछ मेथड्स हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने जो पहले आ चुका है मैंने थोड़ा फास्ट करवा दिया आपको। Demographers use variety of methods including statistical, mathematical techniques to collect, analyze and interpret demographic data। तो जो भी डेमोग्राफिक डाटा है उसको हमें मैथमेटिकल टेक्निक है अलग अलग, उससे हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है। दिस मेथड्स हेल्प इन मेकिंग एक्यूरेट पोजीशन एंड असेसमेंट। तो अगर आप कमेंट करेंगे इस बारे में तो मैं आपको ये मेथड्स भी अलग से पढ़ा दूंगा। देखते हैं आपके सिलेबस में आगे अगर ये आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम एक लेक्चर लेके अलग पढ़ा देंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाईलाइटिंग शिफ्ट्स फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट एज सोसाइटी प्रोग्रेस। अब जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है वहाँ पर हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं अगर वो ग्रो कर रही है तो वहाँ पर क्या होगा कि बर्थ रेट जो है वो हाई होगी, जितने बच्चा पैदा होंगे उसमें से उनकी डेथ जो है बहुत कम होगी, है ना। डेथ रेट जो है, जो बूढ़े लोग हैं जो किसी नॉर्मल बीमारी के कारण भी इनकी डेथ हो जाती है, वो डेथ रेट भी कम होगी। इस कारण से क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है, डेमोग्राफी का ट्रांजिशन हो सकता है। Demography is used to assess environmental effects of human population growth and resource consumption, including ecological footprints and environmental sustain। Ecological footprint जैसे कार्बन एमिशन आपके यहाँ से कितना हो रहा है, इन्वायरमेंटली वो सस्टेनेबल है या नहीं है, रिसोर्सेज वो कितने कंजम्पशन कर रहे हैं, इसके बेस पर भी वो चीज़ें डेवलप हो सकती है। पॉपुलेशन ethical considerations such as reproductive right and social justice are often discussed in the context of demography। तो जो सोशल जस्टिस है, जैसे गवर्नमेंट अलग अलग वो चलाती है, हम दो हमारे दो, है ना। हिस्टोरिकल डेमोग्राफी स्टडी हिस्टोरिकल पॉपुलेशन ट्रेंड्स, प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू हाउ सोसाइटी हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो कैसे पुराने टाइम में जो पास्ट में क्या पैटर्न था, किस कारण से जो है हिस्टोरिकली डेटा इंक्रीज हो रहा था, पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी, और अभी किस कारण से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, माइग्रेशन की वजह से। आपके यहाँ मान लीजिए पहले सिटी थी, यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन ओवर द टाइम क्या वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई। ओवर द टाइम आपके यहाँ पर रिसोर्सेज जो है आपने अच्छे डेवलप कर दिए, पास में कोई बड़ा डैम आ गया तो वाटर की प्रॉब्लम खत्म हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो वहाँ पर क्या करेगा, वो पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करेगा और उससे पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। ग्लोबल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ अर्बनाइजेशन। दोस्तों अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थोड़ा सा फास्ट सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो एक दो यार, ताकि मुझे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कुछ अच्छा करने की, ठीक है ना। Global and Indian perspective of urbanization. Urbanization is a global phenomena with both common and unique characteristics in different regions world. When considering the global and Indian perspective of urbanization, it is important to examine the trend, challenges, opportunity associated with urban growth in these context। तो globally क्या हो रहा है और इंडिया में क्या हो रहा है, इस बारे में बात करते हैं। Global perspective of urbanization, trends in global urbanization. The world is experiencing rapid urbanization with an increasing percentage of global population residing in urban areas. These trends is driven by factors like rural to urban migration, natural population growth, economic opportunities in cities। तो हमें क्या हो रहा है,
ग्लोबल ट्रेंड क्या है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ग्लोबल ट्रेंड्स को, अर्बनाइजेशन को बता रहे हैं। तो पहला इसमें आया रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। लोग क्या कर रहे हैं, गांव में, रूरल एरिया में जो है रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे मेन जो दिक्कत आती है वो होती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, है ना। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ गाँव में जनरली इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं हो पाती जितनी अच्छी सिटीज़ में होती है ना। उसके अलावा गाँव की ज़मीन बेच कर सिटी में आ जाते हैं, छोटा सा फ्लैट लेके रहने लग जाते हैं। नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरली पॉपुलेशन, अगर आपकी बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। किसी सिटीज़ में अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री आ गई, तो सीमेंट की इंडस्ट्री मतलब एक पूरा का पूरा गांव बस जाता है ना। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी के कारण हो रहा है। अर्बनाइजेशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव में। अर्बन एरियाज वर्ल्ड वाइड फेस कॉमन चैलेंजेस इंक्लूडिंग हाउसिंग शॉर्टेज। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है हाउसिंग शॉर्टेज, कि लोग आ तो रहे हैं लेकिन वो रह कहाँ रहे हैं, है ना। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि झुग्गी झोपड़ियाँ जो है या कच्ची बस्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती। किराए जो रेंट जो हैं बहुत महंगे हो जाते हैं। आपको पता होगा कि बॉम्बे के अंदर अगर मैं रेंट बात करूँ, बॉम्बे के अंदर जो रेंट है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हो गया होगा अभी तो, पहले, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले 72-75,000 रुपीज़ था 1 BHK का, 2 BHK का, ठीक है। तो 1 लाख रुपए के आसपास इंसान रेंट दे रहा है वहाँ पर। बेसिक्स लाइक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, दीज चैलेंजेस आर एक्सरीबेटेड इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर्स। जहाँ बेसिक सर्विसेज होती है वहाँ इनकी मतलब जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ बहुत परेशान देखने को मिलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, सिटीज ऑफन सर्व एज इकोनॉमिक इंजन्स ड्राइविंग इनोवेशन, कॉमर्स एंड जॉब क्रिएशन। ग्लोबल अर्बनाइजेशन हैज लीड द ग्रोथ ऑफ मेगा सिटीज, मेट्रोपोलिटन रीजन विच आर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स। तो मेगा सिटीज़ जहाँ पर 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है या 50 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ 1 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, ऐसी सिटीज़ जो हैं डेवलप हो चुकी है क्योंकि इकोनॉमी का हब होती है। यहीं से सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, सब चीज़ें हमें ऐसी सिटीज़ में ही देखने को मिलती है। तो ये कुछ ग्लोबल पर्सपेक्टिव हैं। Cultural and social diversity. Urban areas are melting pots of culture and background, fostering diversity and multiculturalism. This diversity can lead to vibrant societies but also possess challenges related to social integration and cohesion. एक ही एरिया में जो है अलग अलग कल्चर वाले हो सकते हैं। कहीं जगह पे आदिवासी लोग होते हैं, कहीं जगह पे नॉर्मल लोग होते हैं, बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं। हर एक व्यक्ति का का अलग कल्चर होता है। तो कहीं जगह सोसाइटी को सोशल इंटीग्रेशन और कोहेजन करने में भी हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन्वायरमेंटल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशन है सब्सटेंशियल इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट विद सिटीज़ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट पोर्शन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग इज इसेंशियल टू मिटिगेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो जो बहुत बड़ी बड़ी सिटी है जैसे दिल्ली हो गया, चाइना में बीजिंग हो गया, अमेरिका में न्यूयॉर्क हो गया, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सिटी जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन उस पर्टिकुलर एरिया से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं ऐसे सिटीज़ में, और ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है ऐसी के लिए भी जिम्मेदार होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रैपिड अर्बनाइजेशन डिमांड्स मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, हाउसिंग, सैनिटेशन, पब्लिक सर्विसेज। जैसे मैं NIT सूरत से मैंने पढ़ाई करी है ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको उसको फ्लाईओवर सिटी भी बोलते हैं, फ्लाईओवर सिटी। अब वहाँ क्या हुआ, 8-10 सालों में पॉपुलेशन जो है 20 लाख से 60 लाख पहुँच गया। अब हर एक सिटी लोगों को मतलब वहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत है क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है। तब उनके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, फ्लाईओवर बना रखे। इतने सारे फ्लाईओवर आपने पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं नहीं देखेंगे। तो अब वो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा भी खर्च होता है ना। सैनिटेशन की चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है, लोगों के रहने के लिए हाउसिंग प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आपको प्रोवाइड करने हैं, स्मार्ट सिटीज़ आपको बनाना है, अर्बन पॉपुलेशन उसकी साफ़ सफाई रखनी है। तो इस टाइप के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत सारा डेवलप करना पड़ता है। इंडियन प्रोस्पेक्टिव ऑफ अर्बनाइजेशन, दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए काम करता हूँ। Rapid urbanization in India. India is experiencing one of the fastest rates of urbanization globally. The country urbanized population is projected to increase significantly in common decade. This urbanization growth is driven by factors like rural to urban migration, high birth rate, urban areas, economic opportunities in cities same होते हैं। देखिए अभी जब तक मैं बोलता हूँ कि पहले गाँव में लगभग आज से 10 साल पहले आप बात करोगे 72% लोग जो हैं वो गांव में रहते थे, और आज की अगर हम बात करेंगे तो 67% लोग अब गांव में रह रहे हैं। मतलब कि 5% जो है शिफ्ट हो चुका है गांव से शहरों की ओर। क्या क्या रीज़न है?
रूरल टू अर्बन माइग्रेशन मैंने बताया, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी फैसिलिटी के लिए लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए कि गाँव को भी बढ़ावा देना चाहिए। माइग्रेशन हो रहा है, गांव में रोजगार की कमी है, शहरों में रोजगार अच्छा मिल जाता है, रेट अच्छी मिल जाती है, सिटीज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होती है, इसलिए हाई बर्थ रेट होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है। इस कारण से जो है रैपिड अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। चैलेंजेस इन इंडियन अर्बनाइजेशन सिटीज़ न्यूमरस चैलेंजेस, सेम इनएडिक्वेट हाउसिंग, लोगों के रहने के लिए घर नहीं है बहुत जगह पर, ओवर बर्डन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आप जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आप देखते होंगे कि वहाँ पर जैसे सिटी बस आपके एरिया में अगर चलती है तो सिटी बस जो है खचाखच भरी होती है, सुबह शाम को आप सिटी बस में पाँव रखने की जगह नहीं होती। एयर एंड वाटर पोल्यूशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप कानपुर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, अभी की प्रेजेंट न्यूज़ है कि दिल्ली का जो AQI है वो 570 के ऊपर पहुँच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, 300 के ऊपर भी नुकसानदायक माना जाता है। इनएडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ है ना, डिस्पैरिटीज़ इन एसेस सर्विस एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो अलग अलग लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को नहीं मिल पाती है। तो ये कुछ चैलेंजेस है अर्बनाइजेशन के। स्मार्ट सिटी मिशन, द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द स्मार्ट सिटी मिशन टू प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। दिस इनिशिएटिव एम टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड गवर्नेंस इन सेलेक्टेड सिटीज़, मेकिंग देम मोर लिवेबल एंड एफिशिएंट। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्मार्ट सिटी मिशन को लागू किया है, जिससे जो सिटीज़ हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सके, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सके। कब लागू हुई थी? 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन कब लागू हुआ था? 2015 में। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को, है ना, 1 जुलाई 2015 को। एक बार इसको कंफर्म कर लेना, आई थिंक 1 जुलाई या 24 में, ऐसा कुछ डेट है। इनफॉर्मल सेटलमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज की तारीख में वो है इनफॉर्मल सेटलमेंट। Many Indian cities have informal settlement, often lacking basic amenities. Integrating these settlement to formal urban fabric is a complex challenge. अब देखिए, लोग क्या कहीं पर भी बसने को तैयार है ना। हो क्या रहा है, सिटी में लोग काम करने तो आ गए, अब कोई बड़ी फैक्ट्री है, अब वहाँ पर मेजर जी जो बॉस है और जो नॉर्मल वर्किंग है वो तो कम होंगे, मजदूरी ज़्यादा होंगे। अब मजदूरों की जो सैलरी होती है वो 200 से 300 रुपये पर डे होती है। अब मान लीजिए वो 300 रुपये पर डे भी है तो महीने का वो 9,000 रुपये कमा रहा है। अब 9,000 रुपये कमा रहा है तो वो 3,000 रुपये का कमरा लेके उस सिटी में नहीं रह सकता है ना। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर रहने को मजबूर हो जाएगा जहाँ उसके 400-500 रुपये ही लगे हैं, इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप का जो सेटलमेंट होता है, मतलब झुग्गी झोपड़ियों की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। इस टाइप के सेटलमेंट को हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी है। यूथ डेमोग्राफिक, इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट यूथ डेमोग्राफिक एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरिया इज क्रिटिकल फॉर हार्नेसिंग दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना। क्या हो रहा है कि यूथ, मतलब जो युवा है वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए सिटीज़ की तरफ भाग रहा है, गाँव में रोजगार अवेलेबल नहीं होता है। Cultural and historical significance, Indian cities are renowned for their cultural and historical heritage, which can coexist with modern urban development. Preserving cultural landmarks while accommodating urban growth is a balancing act. हर एक सिटी जो इंडियन सिटी है उनका कुछ ना कुछ कल्चरल और हिस्टोरिकल कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। तो मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि अर्बन ग्रोथ को अकोमोडेट करते हुए, बैलेंस करते हुए, हमारे जो कल्चरल लैंडमार्क्स हैं, जो पुरानी चीज़ें बची हुई है, किले हैं, हवेली हैं, उसको बचाते हुए हमें काम करना पड़ेगा। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल, अब सस्टेनेबल में 3 चीज़ें आती है। क्या क्या आती है? कल्चर, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, है ना। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन, कल्चर भी सेफ रहे, इकोनॉमी भी सेफ रहे, बढ़ती रहे, और एनवायरमेंटल भी सेफ रहे। तो इस टाइप की हमें चीज़ों पर फोकस करना है। रिन्यूएबल एनर्जी पे, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया टू एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, आप सब लोग UPI का यूज़ कर रहे हैं। इंडियन सिटीज़ आर इंक्रीजिंगली लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू एनहेंस गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू इनिशिएटिव लाइक डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। तो आजकल जो है फेयर काम बहुत ज़्यादा होने लग गया है। पहले बहुत ज़्यादा धांधली होती थी, सब कुछ आजकल ऑनलाइन आ जाता है, ऑनलाइन ही आप अप्लाई करते हैं, तो उसमें आजकल करप्शन जो है थोड़ा थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, ठीक है। फिर भी होता तो है, लोग अलग अलग तरीके ढूंढ लेते हैं। तो डिजिटली आजकल हम लोग जो है डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। सेटलमेंट सिस्टम एंड रोल्स ऑफ अर्बन एरिया। दोस्तों, अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया और इतना लंबा वीडियो मेरा देख रहे हैं, मेरी मेहनत को देख रहे हैं, तो मैं आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और थोड़ा सा अगर आप मेरे को सब्सक्राइब कर दें तो कुछ फ़ायदा मुझे भी हो जाएगा, है ना, ठीक है। धीरे धीरे चैनल बड़ा हो जाएगा, यूट्यूब बाबा थोड़ा पैसा देने लग जाएंगे तो ठीक है, अच्छा होगा। बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट सिस्टम्स एंड रोल ऑफ अर्बन एरिया। तो ये मैं डायलॉग बाजी नहीं करता यार, ऐसे भावुक होके तुम्हें कुछ बताऊं, ये वो ऐसी कहानियां सुनाऊं, नहीं, अपने को पढ़ाने से मतलब है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, तुम भी यार स्मार्ट लड़के हो। सेटलमेंट सिस्टम्स रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल रूरल विलेज एंड लार्ज अर्बन सेंटर्स। द रोल ऑफ अर्बन एरिया विद इन सेटलमेंट सिस्टम इज सिग्निफिकेंट एंड मल्टी फेसेटेड। कैसे सेटलमेंट सिस्टम्स होते हैं और अर्बन एरिया का क्या रोल होता है, पढ़ते हैं सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। सबसे पहला जो सेटलमेंट सिस्टम में आता है रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स मतलब जहाँ पर गांव में जो लोग रह रहे हैं, है ना, रूरल सेटलमेंट बोलते हैं। कहाँ पर? विलेज के अंदर। कहाँ रहते हैं लोग? विलेज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हें रूरल सेटलमेंट्स बोलते हैं। दीज एरिया वेयर पीपल प्रीडोमिनेंटली इंगेज इन एग्रीकल्चर, जहाँ पर ज़्यादातर लोग, उनका जो मुख्य सोर्स होता है एग्रीकल्चर होता है। स्मॉल टाउन होते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश में एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, पशुपालन, सूत काटना, इस टाइप की जो बेसिक प्राइमरी जहाँ से कच्चा माल बनता है ना। रूरल सेटलमेंट्स वेरी इन साइज, कैन बी हेमलेट, हेमलेट मतलब 5,000 से कम, विलेज मतलब अप टू 5,000 तक, है ना। स्मॉल टाउन्स 20,000 तक। दे आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय फोकस ऑन एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन एंड लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी। नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जैसे कोई माइनिंग एक्टिविटी उस गांव में होती है, किसी टाइप की जड़ी बूटियाँ, जंगल है, वहाँ पर उस टाइप की एक्टिविटी वहाँ पर होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर काफ़ी कम होती है। दूसरे टाइप का सेटलमेंट्स हम पढ़ते हैं अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स आर बाय देयर हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी इंडिया में। आई थिंक अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बात करें तो वो है कोलकाता की, ठीक है। कुछ 1024 था पहले, तो अभी थोड़ा चेंज हो गया होगा, है ना। पर स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ और ज़्यादा ही रहते होंगे, ठीक है। कंसर्न एक बार आप चेक कर लीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कोलकाता की है। Economic, social and cultural activities, they include towns and cities, with city being larger and more complex urban centers. Urban area are hub of economic activities, governance, education, healthcare and infrastructure. तो हब होते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। घर से आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं वो घर से निकले होंगे, गांव से निकले होंगे, सिटी में का पढ़ाई कर रहे होंगे, या किसी न किसी कारण से किसी व्यक्ति को घर में हेल्थ केयर की वजह से दिखाना पड़ेगा, सिटी जाना पड़ा होगा आपको। सब अर्बन एरियाज, Suburban and transitional areas situated in outskirts of city, they combine settlements of both urban and rural living, often serve as residential for people working in nearby cities. तो ये आपकी मेन सिटी है और ये आपका एक गांव है। बीच में भी कहीं पे बहुत सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ से काम करने जाते हैं और वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के एरिया को हम बोलते हैं सब अर्बन एरियाज। रोल ऑफ अर्बन एरियाज विद इन सेटलमेंट सिस्टम। अब अर्बन एरियाज का क्या रोल है सेटलमेंट सिस्टम में? सेटलमेंट सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, पढ़े हैं अपन ने, थ्योरी भी पूछी जा सकती है दोस्तों, है ना। रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स और सब अर्बन एरियाज। रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब सिटी, और सब अर्बन मतलब ट्रांजिशन जोन बोल सकते हैं आप। दोस्तों अभी तक भी लेक्चर देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ आप लोगों को, है ना। अब ये मेरी कमी मानो या अच्छा ही मानो, ठीक है। इकोनॉमिक सेंटर्स, अर्बन एरियाज आर इकोनॉमिक पावर हाउसेज, दे होस्ट ए वाइड रेंज ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू ए रीजन इकोनॉमिक, है ना। सेटलमेंट सिस्टम में इकोनॉमिक सेंटर, जो अर्बन एरिया होते हैं वो इकोनॉमिक सेंटर्स होते हैं, पावर हाउसेज होते हैं, जहाँ पर बिजनेस आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े ऑफिसेज आपको मिल जाएंगे, इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएगी, मैक्सिमम कमर्शियल एक्टिविटीज़, कच्चा माल ला के वहाँ बेचा जा रहा है, इस टाइप की एक्टिविटीज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, जो कि एक सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड अट्रैक्ट द स्किल्ड वर्कफोर्स। जो स्किल्ड, जो काम करने में योग्य वर्कफोर्स है, उसको वो लोग अट्रैक्ट करते हैं। Administrative and governance hubs. Cities are centers of government and they host government offices, public institutions and serve as the headquarter for various administrative function. अब आपने कभी सुना है कि कलेक्टर का ऑफिस गांव के अंदर है? मेन सिटी के अंदर ही कलेक्टर का ऑफिस होता है। प्रधानमंत्री का कार्यालय कहाँ पर है? जैसे लखनऊ में कार्यालय है प्रधानमंत्री ऑफिस, जो है सीएम चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, प्रधानमंत्री का तो दिल्ली में, सीएमओ जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो वो सिटी के अंदर ही है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं गांव में जाके वो लोग बसा रहे हैं। तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी हमें वहाँ मिलती है। कल्चरल एंड अर्बन एरियाज आर ऑफन फॉर देयर कल्चर डाइवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, दे हाउस म्यूजियम, थिएटर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी, फोस्टिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो बौद्धिक स्तर भी वहाँ पर बढ़ता है, कल्चरल को भी बढ़ावा देते हैं, वो एक तरह से हब होते हैं। जैसे आप राजस्थान में जाएंगे, उदयपुर सिटी में, जयपुर सिटीज़ में, तो जो हवा महल है, किले हैं, वो सब सिटी के अंदर ही हैं।
उससे क्या होता है कि जो लोग बोल सकते हैं कि आप टूरिस्ट को जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज, अर्बन एरियाज ऑफर एक्सेस टू एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सोशल सर्विसेज एंड सपोर्ट नेटवर्क्स। दे ऑफन हैव स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर्स, हॉस्पिटल विच आर वाइटल फॉर द हेल्थ। अब जैसे आपकी सिटी में कोई कैंसर का हॉस्पिटल है ना, कैंसर का स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, किडनी का कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, ईएनटी का कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, जनरलाइज हॉस्पिटल है वो भी 200 बेड का है, वहाँ पर सारी मशीनरी अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन एरियाज के बाय एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांस। अब जैसे गाँव से हर जगह पे बस नहीं जाती, हर जगह से ट्रेन नहीं जाती है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको सिटी में आना पड़ेगा। यूटिलिटीज़, वाटर सप्लाई वहाँ पर 24 घंटे होती है कई सिटीज़ में, कई सिटी में टाइम टू वाटर सप्लाई होती है। पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। दीज आर एसेंशियल फॉर डेली लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये कुछ इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, सिटीज़ आर हब फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट। बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन वहाँ पर होंगे, टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स आपको सिटीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इंडस्ट्रीज दैट रिलाई ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर ऑफन कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करती है वो जनरली अर्बन एरिया के अंदर ही पाई जाती है, गाँव के अंदर बहुत कम पाई जाती है। ट्रेड एंड कॉमर्स, ज़्यादातर जो ट्रेडिंग हो रहा है, ट्रेड मतलब कोई भी कच्चा माल आता है उसे पक्के माल में कन्वर्ट करना और उसको बाहर एक्सपोर्ट करना या किसी दूसरी सिटी में एक्सपोर्ट करना, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको मार्केट आपको बड़ा वहाँ दिख जाएगा। कोई किसान है उसकी फसल हुई है तो वो सिटी में आकर अपनी फसल बेच सकता है। शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, पोर्ट फैसिलिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली। ठीक है, पोर्ट्स हो सकते हैं जो कि सर्विसेज को लोकली भी एक्सचेंज करते हैं और इंटरनेशनली भी एक्सचेंज करते हैं। कल्चरल एक्सचेंज, अर्बन एरियाज अट्रैक्ट डाइवर्स पॉपुलेशन फोस्टरिंग कल्चरल एक्सचेंज एंड क्रिएटिविटी। दीज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी एंड द शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशन, आर्ट एंड कुजाइन। तो लोग अपना खाना शेयर करते हैं, अपना ट्रेडिशन शेयर करते हैं, है ना, अपने जो मल्टी कलर अलग अलग कलर हैं, अपने अलग अलग जो भी त्यौहार हैं वो शेयर करते हैं। बिहार में छठ पूजा होता है, अब छठ पूजा आने वाला है तो वो हर जगह होता है। बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, अब धीरे धीरे वो हर बाकी शहरों में हो रहा है। महाराष्ट्र में गणपति पूजा होता है, वो आप देख रहे हो कि धीरे 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 पूरे हर जगह पर फैल रहा है ना। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो कल्चरली एक्सचेंज भी होती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सिटी के अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से लोग आके रहने लगते हैं। अब से केरल वाले हैं आपकी सिटी में, मान लो कोई केरल वालों की एक कॉलोनी बनी हुई है तो पोंगल सेलिब्रेट करेंगे। बंगालियों की कॉलोनी बनी हुई है तो वो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करेंगे। गुजरातियों की कॉलोनी बनी हुई है तो वो गरबा सेलिब्रेट करेंगे। इस टाइप से कल्चरली जो है वो चीज़ें चेंज होती रहती है। सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, अर्बन एरियाज फेस एनवायरमेंटल चैलेंजेस सच एज पोल्यूशन, कंजेशन, इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन। अगर अर्बन एरिया है तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है बिजली की सप्लाई 24 घंटे या मतलब बहुत कम आप बिजली कटिंग वहाँ पर कर सकते हो। कंजेशन, जाम हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे वहाँ पर। पोल्यूशन का जो लेवल है जनरली थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे दिल्ली की बात करिए, अभी दिल्ली का जो है जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ अभी AQI जो है 573 AQI के आसपास वहाँ पर पहुँच गया है ना, बहुत ज़्यादा 600 पार कर जाएगा बोल रहे हैं। एक आध दो दिन में ओड इवन का फॉर्मूला वहाँ पर लागू हो गया है कि एक दिन ओड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, एक दिन इवन नंबर की। हाउएवर दे आल्सो ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो जब ये चैलेंजेस आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी आएंगे। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना पड़ेगा। एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें कि आपकी मेट्रो आ जाती है ना, आपकी BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आ जाता, पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में हम इसके बारे में। इस टाइप की चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों अच्छा लेक्चर जा रहा है, आप अभी तक यहाँ पहुँच चुके हैं। इस लेक्चर में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, मैंने आपको पहले भी बोला था, घबराना नहीं है, पढ़ना है क्योंकि लिखना भी पड़ेगा, है ना। मैंने तो आपके यहाँ पर इसमें 4-4 लाइनें लिखी है, लेकिन आपको 8-8, 10-10 लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको नोट करने पड़ेंगे, क्या क्या पॉइंट हैं किस किस टॉपिक के, क्योंकि आपका मेन एग्जामिनेशन भी सेम होने वाला है। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्बन एरियाज ऑफन हैव हायर पॉपुलेशन densities and greater diversity in terms of culture, language and ethnicity. This diversity can lead to social interaction, innovation and culture enrichment. पॉपुलेशन डेंसिटीज़ जो ग्रेटर डाइवर्सिटी टर्म्स ऑफ कल्चरल लैंग्वेज, जैसे एरिया में जो है हायर पॉपुलेशन रह रही है ज़्यादा, हर टाइप के लोग आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। कई जगह पे अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग एरिया के, उनकी डाइवर्सिटी मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोगों में इनोवेशन बढ़ेगा, हर टाइप के त्यौहार लोग मनाएंगे, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन को बढ़ावा मिलेगा।
कल्चरल की वजह से गुजरात में अभी नवरात्र गए हैं, आपने देखा होगा कि गुजरात में जो है नवरात्र के दौरान बहुत ज़्यादा मतलब टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, वो वहाँ का कल्चर देखना पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं, एंटरटेनमेंट के ऑप्शन बढ़ जाते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकल इकोनॉमी, रेजिलियंस एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अर्बन एरियाज मस्ट प्लान फॉर द रिस्पॉन्ड ऑफ वेरियस चैलेंजेस इंक्लूडिंग नेचुरल डिजास्टर, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जैसे अभी कोरोना आया था। अब वहाँ पर आपने देखा होगा कि इटली जैसा जो शहर है उसका हेल्थ सिस्टम फेल हो गया था, अमेरिका का हेल्थ सिस्टम फेल हो गया था। तो पॉपुलेशन के रेशो में मैंने आपको बताया URDPFI गाइडलाइन हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि किसके अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन पे हमें एक बेड सर्व करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वो पर्टिकुलर बेड, इतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल होने चाहिए। डिजास्टर, कोई भी भूकंप आ जाता है, कोई भी बाढ़ आ जाती है, तो उसके लिए क्या क्या है ना, NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो है सिस्टम है अपनी, उसकी जो टीम्स हैं उनकी टाइम टाइम पे प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगले जो टॉपिक है हमारा पॉलिसीज स्ट्रेटजीज फॉर डायरेक्टिंग अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स को डायरेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से है और हमें भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अभी तक भी आपने सब्सक्राइब, ये सस्टेनेबल का लिख रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं बोल रहा हूँ आपको सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये आपको आपके मेन एग्जामिनेशन में लिखने पड़ेंगे, इलोबरेट करके लिखने पड़ेंगे। अगर आप सही लिख रहे हैं तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है ताकि उस टॉपिक के बारे में आप रिलेटेबल लिख पाएँ। अगर आप हर कुछ लिखोगे तो ये जो एग्जामिनेशन होता है, नंबर काटने का एग्जामिनेशन होता है, जब मेन होता है वहाँ पर आपके नंबर काट दिए जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। Directing urbanization trends in India involves the formulation and implementation of policies and strategies that aim to manage urban growth in a sustainable, inclusive and well-planned manner. Given India's rapid urbanization, these policies and strategies are critical for addressing the associated challenges and opportunities. तो अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स को ऐड करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सस्टेनेबल ग्रोथ को मैनेज करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती है टाइम टाइम पे, जो कि इसको डायरेक्ट करती है। पहला जिसमें नाम है नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शहरीकरण योजना। डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग अर्बन ग्रोथ। दिस पॉलिसी शुड एड्रेस की अर्बनाइजेशन चैलेंजेस, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड आउटलाइन दी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अलग अलग, अब जैसे गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं, पहले पंचायत होती है, नगर निगम होती है, डिस्ट्रिक्ट पे होता है, राज्य सरकार होती है, फिर केंद्र सरकार होती है ना। तो हर एक केंद्र सरकार का कुछ फंड आया तो वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, वहाँ से लोकल अथॉरिटी के पास आएगा। उस फंड को वो इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आउटलाइन होनी चाहिए। Smart City Mission continue to implement the Smart City Mission, which focus on developing selected cities as mode of urban development. This initiative encourages use of technology and innovation to improve infrastructure, services, governance and areas. अब लोगों को लगता है कि स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे सेंसर लग जाएंगे। नहीं, अभी स्मार्ट सिटी का जो अभी का जो गवर्नमेंट का मतलब है वो क्या है कि आपकी जो बिजली के जो वायर हैं वो क्या होंगे, अंडरग्राउंड होंगे। क्या होंगे, अंडरग्राउंड होंगे। आपकी जो सड़कें हैं वहाँ पर कंजेशन को बोल सकते हैं कि आप अतिक्रमण बोल सकते हैं, अतिक्रमण है वो नहीं होगा। आपके जो गैस सप्लाई है वो पाइपलाइन के थ्रू आपके यहाँ पर गैस सप्लाई की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पैनल जो है हर घर के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सड़कों की प्रॉपर साफ़ सफाई होगी। जो उसके अंदर कोई हेरिटेज चीज़ आ रही है तो उसको उसी मटेरियल से प्रिजर्व किया जाएगा। इस टाइप की चीज़ें हम स्मार्ट सिटी के अंदर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर घुसे और सेंसर से दरवाज़ा खुल गया, ऐसा कुछ नहीं है ना वहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचना। रीजनल प्लानिंग, इम्प्लीमेंट रीजनल प्लानिंग टू प्रमोट बैलेंस अर्बन ग्रोथ, इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट सिटीज एंड अर्बन कॉरिडोर्स टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन मेगा सिटीज एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉलर अर्बन एरियाज। रीजनल प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी ताकि हम जो है दो सिटीज़ के बीच में, सिटी ए और सिटी बी के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स,
ताकि रोड्स के ऊपर जो है वो प्रेशर रिड्यूस हो पाए। मेगा सिटीज़ के अंदर जो स्मॉलर साइड में जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं सिटीज़ में जाकर अपना व्यापार करके शाम को घर आ सकें, तो हमें इस टाइप की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम्स डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ना है अभी अर्जेंट में पढ़ना है तो मेरा आरपीएससी की प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए और वहाँ पर जाकर देखिए। सारे मुख्यमंत्री आवास योजना आपको मिल जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर लगभग 6.5% के ऊपर आपको घर बनाने के लिए लोन या ऋण मिल जाता है। एलआईजी के लिए 18 लाख रुपए तक का ऋण शायद अलाउ है ना, गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग किस्तों में वो दिया जाता है। अभी जो नॉर्मल रेट चल रही है वो है 8.45, मैं कल परसों गया था लोन के लिए बात करने, तो 8.45 8.5 चल रही है। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम्स टू एड्रेस दी हाउसिंग नीड्स। देखिए ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ घर, कितने 2 करोड़ घर वो जनता को देंगे, उसमें से 70-80 लाख वो दे भी चुके हैं, है ना। इनकरेज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन इन दिस रिगार्ड, इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लोअर इनकम ग्रुप के लिए आपको घर बनाने पड़ेंगे। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन नोड्स हैं, है ना, कंजेशन को रिड्यूस करने की तरफ काम करते हैं, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने की तरफ काम करते हैं, है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को उसके अंदर इंटीग्रेट करना है। हाउसिंग इन कमर्शियल डेवलपमेंट क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एनकरेज वॉकिंग रिड्यूस रिलायंस ऑन पर्सनल व्हीकल्स। तो आप लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन नोड, मतलब पब्लिक ने यहाँ इस चौराहे पे छोड़ा तो यहीं पर आपको पूरा का पूरा जो है बाजार मिल जाएगा, आप यहीं कहीं खरीदारी करिए, वापस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठिए, अपने घर जाइए, है ना। या फिर आप जो मिक्स्ड डेवलपमेंट को भी आप बढ़ावा दे सकते हैं, मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं दोस्तों। आई थिंक ये 25वां-26वां लेक्चर है आपके लिए और मैं तेज़ी से आपके कोर्स बनाने की तरफ काम कर रहा हूँ और थोड़ा दिवाली की छुट्टियाँ मिल गई तो भगवान ने चाहा दिवाली की छुट्टी में आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। Rural urban linkages, strengthen linkages between rural and urban areas to create a seamless transition for migrants. This includes improving connectivity, access to service and employment opportunities in peri-urban and rural areas. तो रूरल अर्बन लिंकेजेस पे हम लोग काम कर सकते हैं ताकि हम लोगों को, अगर हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे तो वो जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो शहर नहीं आएंगे, वो देखेंगे कि मुझे शहर के अंदर जाम में होते हुए भी 40 मिनट लग रहे हैं और मेरी कनेक्टिविटी सिटी की अच्छी है तो 50 मिनट में मैं अपने गाँव से भी सिटी में पहुँच जाता हूँ, तो वो लोग घर पर रहना पसंद करेंगे और अपने को बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हम पेरी अर्बन एरियाज, जो अर्बन के साइड में जो एरियाज़ होता है वहाँ पर भी हम जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इम्बर्स इन डिजिटल इन्वर्नेस ई गवर्नमेंट सोल्यूशन टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी ट्रांसपेरेंसी इफिशिएंसी इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज की तारीख में आपको जो भी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर आप आज की तारीख में आपको कहीं भी मैनुअली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी साइट पर जाइए, वहाँ पर जाकर अप्लाई कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग आगे का काम कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एनकरेज प्राइवेट sector investment and participation in urban development projects, mobilize resource and expertise for infrastructure development। तो जितने भी हाईवे, नितिन गडकरी जी जितने भी हाईवे बना रहे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ही होते हैं। गवर्नमेंट लैंड अलॉट करती है, प्राइवेट प्लेयर जो आते हैं उस पर रोड बनाते हैं और लगभग 15 से 20 सालों के लिए वो उस पर टोल वसूलते हैं, है ना। तो पब्लिक पे कर रही है, गवर्नमेंट लैंड अलॉट कर रही है और प्राइवेट प्लेयर्स उस पर शुरू में पैसा खर्च करके जो है रोड बना रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्ट इन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू प्रिपेयर द अर्बन वर्कफोर्स फॉर इमर्जिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस सेक्टर्स। दिस इंक्लूड्स टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एज वेल एज प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो गवर्नमेंट बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम चलाती है। स्मार्ट स्किल डेवलपमेंट, आजकल जैसे AI पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, तो आजकल क्या कर रहे हैं कि वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जैसे हम बात करें कि अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर जो हैं वो सिखा रही है ना। क्या हाँ, एक सेकंड, ठीक है। अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स वो आपको सिखा रही है। ऑटोकेड आपको सिखाया जा रहा है, सी लैंग्वेज, पाइथन, इस टाइप की जो ट्रेनिंग है आजकल वो गवर्नमेंट चलाने लगी है। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, healthcare ensures accessibility to quality healthcare and education services in urban areas, especially for marginalized communities. This involves building and upgrading healthcare and educational institution। तो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं आपके 10वीं तक के, 12वीं तक के कॉलेजेस, उनमें सस्ती शिक्षा हर व्यक्ति को प्रोवाइड हो और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड होनी चाहिए। इनकल्सिव गवर्नेंस, प्रमोट इनकल्सिव एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस
अर्बन गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग रेजिडेंट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दिस कैन लीड मोर रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेने वाली है उसके लिए समाचार पत्र में वो नोटिफिकेशन निकालती रहती है टाइम टाइम पे। आप समाचार पत्र पढ़ना बंद कर दिए हैं तो उसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है ना। वो अपनी योजनाओं को समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाती रहती है और उस पर आपको रिस्पॉन्स करना होता है। अगर आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो आप एक अच्छे नागरिक हैं। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ आजकल डेटा बेस्ड हो चुकी है। आप अपने मोबाइल के आगे कुछ भी बोलते हैं, इंटरनेट चालू है तो मोबाइल सुन के आपको वो चीज़ें बता देता है। ये सब डेटा का ही कमाल है। तो हम जो भी काम करने वाले हैं उससे पहले हम एक सर्वे करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल डिसीजन सजेस्टेड है वो डिसीजन लेंगे। हमें हमारा दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा, है ना। थोड़ा बहुत हम हमारा दिमाग लगा सकते हैं एज ए प्लानर, बट हमें जो काम करना है वो डेटा ओरिएंटेड काम करना है। डेटा सजेस्ट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पे ट्रैफिक लाइट से काम चल जाएगा, ट्रैफिक लाइट बना दो। डेटा सजेस्ट कर रहा है कि नहीं यहाँ पे फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा, तो अब उतना खर्चा करके आप फ्लाईओवर बना दो। स्लम अपग्रेडेशन एंड रिहेबिलिटेशन, डेवलप स्लम अपग्रेडेशन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स टू इंप्रूव लिविंग कंडीशन फॉर स्लम्स ड्वेलर्स। जो स्लम में रहते हैं लोग उनके लिए हमें रिहेबिलिटेशन, उनको वापस से रिहेबिलेट करना, दूसरी जगह पर बसाना, स्लम को अपग्रेड करना, वहाँ पर साफ़ सफाई करवाना, वहाँ के बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। इस टाइप के जो प्रोग्राम है वो टाइम टू टाइम चलने चाहिए। दिस प्रोग्राम शुड एम टू प्रोवाइड सिक्योर लैंड टेन्योर सैनिटेशन एंड एसेस टू बेसिक सर्विसेज। तो उनको उस ज़मीन पर रहने का सिक्योर लैंड टेन्योर मिल जाए कि हाँ इतने दिन तक ये यहाँ पर रह सकते हैं, 20 सालों तक। सैनिटेशन फैसिलिटीज़ उनकी अच्छी हो जाए और बेसिक सर्विसेज जो शिक्षा की, पानी की बेसिक सर्विसेज उन्हें मिल जाए। अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, prioritizing efficient and sustainable urban transport system including public transit system, cycling infrastructure and pedestrian friendly streets to reduce congestion and pollution। तो हम लोग इस टाइप से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं एफिशिएंट सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, जो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होना चाहिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन से राहत मिले। साइकिलिंग के लिए अलग से लेन्स हम कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में पहुंचा सकते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों से पूछ के ही काम करना है, बिना पूछे कोई काम नहीं करना है। जो भी आप काम करने वाले हैं, छोटा सा नोटिफिकेशन आप न्यूज़पेपर के अंदर आप प्रोवाइड कर दीजिए एज अ टाउन प्लानर, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें, लोकल रेजिडेंट्स का जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा उसके अंदर ज़रूरी है। वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स टू एड्रेस ग्रोइंग इशू एंड सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज। तो आज की तारीख में क्या हो रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है, सॉलिड वेस्ट, ये बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसके दो तीन इमिशन, या तो इंसर्नेशन जलाना पड़ेगा या लैंडफिल करना पड़ेगा। अब ज़मीन भी नहीं है और जलाएंगे तो पोल्यूशन होगा। तो उस वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, उसमें से क्या क्या जो उपयोगी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठोस एग्जैक्ट जो वेस्ट है जो हमें डिस्पोज करना है, केवल हम उसे ही डिस्पोज करते हैं। बाकी उसके अंदर से जो भी यूज़फुल चीज़ निकाल सकते हैं, भले ही वो वाटर हो, प्लास्टिक हो, है ना, खाद बना सकते हैं। इस टाइप का काम हम कर सकते हैं वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के तहत। कैपेसिटी बिल्डिंग, बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्लान, मैनेज एंड गवर्न अर्बन एरियाज। तो जो भी अर्बन एरियाज हैं, जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाता है, उनकी फंड जो है, उनकी पावर्स को बढ़ा सकते हैं, जोनिंग रेगुलेशंस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जाते जाते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन ऐसे ही लॉन्ग लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मेहनत लगती है ना, थोड़ा सा रिवॉर्ड तो आप लोग दे ही सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही, है ना। और मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस करा पाऊँ और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूँ तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।